हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। आज हम इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है संवैधानिक विकास भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये विभिन्न एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में फुल डिटेल में देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं की गई, क्या इसके अंतर्गत काम हुए थे, इसके महत्व क्या है और इनकी कमियां क्या है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। हम वहाँ पे स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चन और क्विज को सॉल्व करते रहते हैं। हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। भारत शासन अधिनियम 1919 हम देख लेते हैं कि ये है क्या। इसके अंतर्गत 20 अगस्त 1919 को हमारे भारत के मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक उद्देश्य दिया और उनका पर्पस ये था कि भारतीयों को अधिक से अधिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देना और शामिल करना मॉन्टेग्यू का उद्देश्य था। आइए देख लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। क्रमागत विकास का परिणाम है। भारतीय संविधान का निर्माण एक क्रमागत विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ है। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का विकास कैसे हुआ। 1773 से 1853 में इसका विकास कैसे हुआ है। और दूसरा देखते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक इसका विकास कैसे हुआ। इसमें हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 में आया, चार्टर एक्ट 1833 में और चार्टर एक्ट 1813 में। सेकंड देख लेते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत भारत का विकास कैसे हुआ। तो ये जो है 1858 से 1947 तक चला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इस वीडियो में हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में देखेंगे। देखते हैं, दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 1919 के इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय जेम्सफोर्ड थे। आगे देखते हैं, दिया है भारत के सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा संवैधानिक घोषणा की गई और यही घोषणा 1919 के भारत शासन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। आगे देखते हैं, दिया है कि इस अधिनियम ने पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ की और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के संस्थान पर राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन का गठन भी किया गया। वह वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं, दिया है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के समस्त विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जो भारत में संघात्मक व्यवस्था के निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास था। प्रांतों के लिए प्रस्तावित द्वैत शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को आरंभ की गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही।
आगे देखते हैं दिया है इसके बारे में कि इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन तथा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला विषय है आरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। पहला देख लेते हैं आरक्षित विषय में क्या क्या प्रावधान रहे। तो आरक्षित विषयों को प्रशासन गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, जैसे कानून एवं व्यवस्था, भू राजस्व, वित्तीय प्रशासन, उद्योग, कृषि, खनिज संसाधन आदि। हस्तांतरित विषय देख लेते हैं। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से करता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक प्रबंधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। आगे देखते हैं दिया है कि संपत्ति तथा शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया और जिनकी आय 10,000 वार्षिक थी वही मत दे सकता था। वह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया और 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर सर राजपालकर की अध्यक्षता में 1926 के केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वह अधिनियम द्वारा लंदन के भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की गई। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं दिया है कि राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किए गए। आगे देखते हैं दिया है कि इस अधिनियम द्वारा 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोगन के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका पालन करते हुए सन 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। अधिनियम के दोष क्या क्या हैं हम देख लेते हैं कि केंद्र में आंशिक रूप से उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना नहीं की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बजाय उसका और विस्तार किया गया। ये इस अधिनियम के दोष थे। आगे देखते हैं दिया है कि अधिनियम के महत्व क्या क्या थे। तो प्रांतों में पहली बार उत्तरादायी शासन की स्थापना का शुभारंभ इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। पहली बार भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार में वृद्धि की गई और शासन की सेवाओं के भारतीयकरण की दिशा में विशेष प्रगति हुई। भारतीय को राजनीतिक प्रशिक्षण का अवसर भी प्रदान किया गया। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र का विस्तार किया गया। ये जो अधिनियम है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो अधिनियम की इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम इस चैनल पे ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक साथ अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।